हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। इकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली, और साथ ही में कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। आने वाले ICMR JRF 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये सेशन होने वाला है। जो भी लोगों ने जिन भी लोगों ने ICMR 2023 का जो फॉर्म है उसको फिलअप किया है, तो इस सेशन को उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की है, और अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए इस सेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सेशन को ज़रूर पूरा एंड तक देखते रहिएगा, और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन क्लास में आ चुका है, और क्लास में काफ़ी लोग आ चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning to everyone. Good morning Preeti. Good morning आशीष. गुड मॉर्निंग रवि. गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे जैसे लोग आते जाते हैं उसके बाद हम इस क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इकोलॉजी ICMR में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आपको 1 to 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और ICMR में जो इकोलॉजी का जो वेटेज है वो CSIR के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। हालांकि CSIR में आपको इकोलॉजी ज़्यादा पढ़नी होती है, तो इकोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेशक आप उसमें आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। लेकिन ICMR की अगर हम बात करें तो ICMR का जो JRF का एग्जामिनेशन होता है उसमें इकोलॉजी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर बस बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है इस बार के एग्जामिनेशन में, तो सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को ही डिस्कस किया है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ इकोलॉजी के, क्योंकि ICMR में ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं इकोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने बस वही क्वेश्चंस को लाया जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको इकोलॉजी को बेटर अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। और इकोलॉजी एक अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसके अंदर आपको कई सेक्शंस देखने को मिलते हैं, कई सब सेक्शंस देखने को मिलते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं। उन टॉपिक्स को हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे जब ICMR का एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम CSIR और गेट लाइफ साइंसेज और गेट इकोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आपके गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पूरा एक पेपर ही होता है इकोलॉजी और रिवोल्यूशन का, तो उस पेपर को भी मैं 2023 का जो अभी एग्जामिनेशन होता है उसको भी डिस्कस करूंगा। तो इकोलॉजी में जिस भी कैंडिडेट को इंटरेस्ट है वो आने वाले सेशंस को देख सकते हैं। लेकिन ICMR के लिए मैं बता दूं कि इकोलॉजी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस हम ICMR के नहीं ला पाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को हम उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस सेशन को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और इस क्लास में जितने लोग भी जुड़े हैं सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ताकि जो और भी कैंडिडेट्स ICMR के फॉर्म जिन्होंने फिलअप किए हैं वो ICMR की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेशन को उनको देखना बहुत ज़रूरी है और वो भी इस सेशन से जुड़ जाए। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ICMR के और इवन गेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी में 2024 का, और साथ ही में जो CSIR नेट का एग्जामिनेशन होने वाला है दिसंबर में, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आपको इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर आप उन एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोट्स, PDFs और आपकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और साथ ही में आपका जो गेट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके गेट एक्सेल का पेपर को भी डिस्कस करेंगे। गेट एक्सेल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, टेलीग्राम चैनल को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि फॉरेस्ट विद अ हाई डेंसिटी ऑफ अ नेटिव कॉनिफर ट्रीज आर फाउंड इन। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कॉनिफर ट्रीज हैं वो इन ट्रॉपिकल एरियाज में से
कौन से एरिया के फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डेंसिटी में देखने को मिलते हैं? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उड़ीसा। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर आपको कॉनिफर ट्रीज देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी जिम्नोस्पर्म की फैमिली में आती है? तो आप ये आंसर आप दे सकते हैं। आई होप कि काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन भी लोगों को नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं कि जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं वो जी हाँ, बिल्कुल। हम ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आईसीएमआर के पेपर। ये आईसीएमआर का पेपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने भी लेकर के आया हूँ। आईसीएमआर का पैटर्न जो होता है ना, वो बेसिकली आपका इस तरीके से होता है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही बेसिक और मिनिमल लेवल के होते हैं। सीएसआईआर में जैसे बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा मेमोरी बेस्ड पेपर देखने को ज़्यादा मिलता है आईसीएमआर में। और आईसीएमआर में आपको जनरल साइंस का भी एक पेपर होता है, और जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है उसमें जो एप्टीट्यूड और स्टेटिस्टिक्स पूछी जाती है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछी जाती, तो इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा घबराइए मत। आईसीएमआर का पेपर बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आईसीएमआर बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, काफी लोगों ने आंसर भी दिया है यहाँ पर सी ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन आपका सी ही है। हिमाचल प्रदेश इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का हमें जैसे क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, अगर हमें पता हो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, और कॉनिफर ट्रीज वहां पर सरवाइव करती हैं जहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 10 टू 20 डिग्रीज नीचे रहता है हमेशा, और ठंडी में तो इवन माइनस में भी टेम्परेचर हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर आपको कॉनिफर ट्रीज देखने को मिलते हैं। कॉनिफर ट्रीज उन एरियाज में ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं अच्छे तरीके से, उनको एक इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छे तरीके से मिल जाती है, इस वजह से आपका जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहां पर आपको कॉनिफर ट्रीज हाई डेंसिटी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन लेयर से है। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो सिंस 1970s इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू। यहाँ पर आपको बताना है कि जो 1970s से ओजोन लेयर डिप्लीशन होना स्टार्ट हुआ है, ओजोन लेयर की जो एक परत होती है अर्थ के चारों तरफ, उसका जो मेन कारण है वो इन 4 चीजों में से कौन सा मेन फैक्टर है जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर यूवी रेडिएशन है? आपको ये बताना है। आपको चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप कौन सा ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको लगता है, मोस्ट एट्रीब्यूटेड फैक्टर है फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन? आपको ये बताना है। जी हाँ प्रीति, वो आईसीएमआर का जो पेपर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, और ये सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, उस पर वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और रही बात सीएसआईआर की, तो सीएसआईआर से भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आने वाले इस यूट्यूब चैनल पर हम शेयर करते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आपके लिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आई होप कि आप भी उतना ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीएफसी गैसेस जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो मेनली हमारा जो डेली यूज की चीज़ों में देखने को मिलता है, लाइक फ्रिज हम यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली होती हैं, और यही गैसेस मेनली ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस होती हैं वो आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको बढ़ावा देती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस का ही एक पार्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस का मेन काम ये होता है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए होती है हार्मफुल रेज से। अब क्या होता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और जब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये पूरी तरह से अगर इन्वायरमेंट को कवर कर लेंगी, तो जो हीट है वो जो सन की रेस से जो हीट आ रही होती है वो हीट अंदर तो आ जाती है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर वो हीट सन रेज आती हैं जो हार्मफुल रेज हैं, हार्मफुल
लाइट हैं, जैसे यूवी रेज हो गई आपकी, यूवीसी हो गई, यूवीबी हो गई, तो ये रेज आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर में आ जाती हैं। लेकिन होता ये है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और जो आपकी बाकी की जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस का जब एक लेयर बन जाती है, तो उसके वजह से वो हार्मफुल रेज बाहर नहीं जा पाती है, वो हीट बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और जिस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा गर्म रहता है, टेम्परेचर आपका काफी ज्यादा हाई रहता है, 42 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 46, 47, 48, कहीं कहीं पे तो 50 डिग्रीज भी टेम्परेचर हो चुका है। तो ये जो अर्थ में, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि रोज ही रहता है, आपका कई सालों से ये चला आ रहा है। 1970s में इसके ऊपर स्टडी होना स्टार्ट हुआ था, 1970s में पता चला था कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन जो है वो होना स्टार्ट हो रही थी। तो ये जो डिप्लीशन है ये आपका इसी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से अर्थ सराउंड जो टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन रहता है, हीट एक हाई टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो आपकी बाहर नहीं जा पाती हैं और हीट वेव्स आपके अंदर ही रह जाते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फाइला इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द कॉर्डेट्स। ये थोड़ा आपकी डाइवर्सिटी वाली यूनिट से क्वेश्चन हो गया है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा फाइला है जो कॉर्डेट्स के सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा सिमिलर है कॉर्डेट्स से। क्या वो एनिलिडा है, क्या वो आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, या फिर मोलस्का है? कौन सा ऐसा फाइला है जो आपके इकाइनोडर्मेटा जो आपके कॉर्डेट से ज्यादा रिलेटेड लगता है, जिसको हम बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेट करके देखते हैं? एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, या फिर मोलस्का है? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा को हम जैसा जानते हैं कि जो 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एनिमल क्लासिफिकेशन में कॉर्डेटा के सबसे क्लोजली जिसको रखा गया है वो इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा आपका इनवर्टिब्रेट फाइला और फाइलम वर्टिब्रेट्स यानी कि कॉर्डेट्स में भी स्पेशली वर्टिब्रेट्स के बीच में आता है। तो इस वजह से ये दोनों कनेक्टिंग लिंक के तौर पे काम करता है इकाइनोडर्मेटा का फाइला। यहाँ पर आपको जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनमें आपको कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो बेसिक कैरेक्टर है लाइक नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नर्व कॉर्ड का, डोर्सल नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, और साथ ही में आपके इनवर्टिब्रेट के कैरेक्टर लाइक मरीन सराउंडिंग में रहना। तो ये सारी चीजें आपकी इकाइनोडर्मेटा के फाइलम में देखने को मिलती है और वेल डेवलप्ड आपका यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। सो कॉर्डेट से ज्यादा रिलेटेड आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फॉर नियरली 200 years biogeographers have noted that the tropics have been more terrestrial species than the temperate regions। 200 सालों से बायोजियोग्राफर्स ये नोट कर रहे हैं कि ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज देखने को मिलती हैं इन कंपैरिजन टू द टेम्परेट रीजन्स। Which of the following is not a plausible explanation for this pattern? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा एक्सप्लेनेशन इन 4 ऑप्शंस में से दिया है जो कि इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे आपको सही चीज नहीं बतानी है। यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है कि कौन सा ऐसी चीज है जो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है इस चीज को कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन्स। क्या वो डाइवर्सिफिकेशन रेट है? क्या डाइवर्सिफिकेशन रेट हायर होता है ट्रॉपिक्स में, ये इसका रीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या फिर एनर्जी इनपुट्स हायर है ट्रॉपिक्स में, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए? देयर आर अ ग्रेटर लैंड एरियाज इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल स्पीशीज हैव अ ग्रेटर क्लाइमेटिक टॉलरेंस। इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा सही लगता है कि नॉट अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है? आपको यहाँ पे गलत ऑप्शन बताना है। नॉट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है कि ट्रॉपिक में ज्यादा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज पाई जाती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन्स। काफी लोगों के ऑप्शंस बी आ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, बी नहीं होगा। देखिए, एनर्जी इनपुट्स आपके जो बताते हैं वो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का रिलेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी, सिर्फ एनर्जी का जो इनपुट है वो सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स में ही होता है। आपका
टेरेस्ट्रियल आपका टेम्परेट रीजन में भी आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, तो एनर्जी नहीं होगा। ट्रॉपिकल स्पीशीज हैव अ ग्रेटर क्लाइमेटिक टॉलरेंस, ये कहना सही होगा। मतलब एनर्जी इनपुट तो सभी की जगह के लिए जरूरी है, सिर्फ ट्रॉपिक के लिए थोड़ी है। लेकिन ट्रॉपिकल स्पीशीज क्लाइमेट क्लाइमेटिक कंडीशन को ज्यादा इजीली टॉलरेट कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू दी टेम्परेट रीजन ऑफ द अर्थ। तो टेम्परेट रीजन में जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो क्लाइमेटिक टॉलरेंस को उतने अच्छे तरीके से इसके टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन, और this is the not a correct explanation for this concept, but the correct option for our question. So which of the following is not a plant hormone? Again यहाँ पर incorrect बताना है आपको। कौन सा ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। यहाँ पर आपको 4 फाइटो हार्मोन्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। इनमें से बाकी 3 तो फाइटो हार्मोन्स हैं, और एक कोई एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में नहीं होता है, वो आपको बताना है। शायद आपको मेरी बात में ही हिंट मिल गया होगा, तो आंसर आपको मिल ही जाना चाहिए। क्या वो कॉर्टिकोस्टेरॉन है, इथाइलिन है, जस्मोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे? हाँ, मैंने लगता बता दिया आंसर आपको। कोई बात नहीं, चलो इसी के साथ ही सॉल्व करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका कॉर्टिकोस्टेरॉन हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉन ह्यूमंस के अंदर पाया जाने वाला या एनिमल्स के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है। बाकी एथिलीन, जैस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये प्लांट हार्मोन है या फाइटो हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू द इंपॉर्टेंट टिम्बर स्पीशीज सॉल एंड टीक बिलोंग? आपको यहाँ पे 4 फैमिलीज के नाम दिए हुए हैं, डिप्टेरोकार्पेसी, पोएसी, सोलेनेसी, वर्बेनेसी। इन 4 प्लांट की फैमिलीज में से सबसे ज्यादा आपको लगता कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जो कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें साल और टीक को रखा जाता है, और ये दोनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये इन चारों में से आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, आप बताइए। आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 और 4। जैसा कि आपको पता है कि पोएसी फैमिली में आपके जितने सीरियल्स होते हैं वो आते हैं। लाइक आपका चना होगा, चना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। और सोलेनेसी फैमिली में आपके सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, या फिर ये सब आप बोलते हैं कि आलू प्याज वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो ये दोनों तो आपकी नहीं हुई, बची आपकी डिप्टेरोकार्पेसी। ये दोनों जो फैमिलीज है, डिप्टेरोकार्पेसी में आपका साल और टीक आ जाता है। टिम्बर स्पीशीज होती हैं, यानी कि ये जो फैमिली है, वर्बिनेसी फैमिली और डिप्टेरोकार्पेसी में आने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो वुड होता है, उनका वो हार्ड वुड होता है, प्रेजेंट होता है। और ये हार्ड वुड आपकी टिम्बर बनाने के लिए यूज किया जाता है। टिम्बर मीन्स आपका जो फर्नीचर वगैरह हो जाता है, उसमें यूज करने वाली जो लकड़ियां होती हैं, उस लकड़ियों को इन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनसे आइसोलेट किया जाता है, उनसे ही लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 और 4। द डिप्टेरोकार्पेसी एंड द वर्बिनेसी आर द फैमिलीज व्हिच इंक्लूड द प्लांट्स हैविंग द टिम्बर स्पीशीज। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज रिलेटेड टू द फिनोमिनन ऑफ। मतलब आपको ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि इन चारों कॉन्सेप्ट्स में से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDPTE किसमें इंक्लूड होता है। क्या बायोमैग्निफिकेशन इन फूड वेब्स में यूज होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, या फिर कोरल की ब्लीचिंग ओशंस में होते हैं उनमें यूज होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज होता है, या फिर ओजोन लेयर के डिप्लीशन में इसका एक मेजर रोल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आप दे सकते हैं अपना, जो आपको लगता है कि इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो चलिए आप लोग आंसर देते रहिए, काफी लोगों को आंसर सही आ रहे हैं और आंसर आपका सही है, ए होगा। फूड वेब में जो बायो मैग्निफिकेशन में जो सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है जिस केमिकल का, मीन्स आप एक एग्जांपल आप देखते होंगे कि स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती है, फिर लार्ज फिशेस को उनसे भी लार्ज फिशेस खाती हैं। तो इनमें जो मैग्निफिकेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजी में, उसमें जो सबसे ज्यादा केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का होता है। बाकी कोरल ब्लीचिंग में और ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ओजोन लेयर की डिप्लीशन में इस केमिकल का कोई रोल नहीं है, सो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड को यूज करते और कॉमन सेंस लगाते तो भी आप इस आंसर को इजीली फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज द थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से थर्ड जनरेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, जुवेनाइल हार्मोन्स एंड रोटिनोन। आपको ये बताना है कि कौन सा थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनोफॉस्फेट है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जुवेनाइल हार्मोन्स है या रोटिनोन है। काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, बट द करेक्ट आंसर इज सी, जुवेनाइल हार्मोन्स इज द करेक्ट आंसर। जुवेनाइल हार्मोन्स आपका थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड में काउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कॉमनली यूज फॉर द बायोडीजल प्रोडक्ट इन इंडिया। आपको ये बताना है कि बायोडीजल प्रोडक्ट किस प्लांट से सबसे ज्यादा इंडिया में आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जेट्रोफा से, कैलोट्रोपिस से, बैम्बू से या फिर बोथ 2 and 3, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। जेट्रोफा, कैलोट्रोपिस, बैम्बू एंड बोथ 2 and 3, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है जेट्रोफा। जेट्रोफा इज अ प्लांट स्पीशीज जिससे आपका सबसे ज्यादा बायोडीजल का प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है वो आपका डोडो से रिलेटेड है। डोडो के बारे में तो हर कोई जानता है, डोडो के बारे में आपने पढ़ा भी है, आप ग्रेजुएशन टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जो एक्सटिंक्शन हुआ है डोडो का वो किस रीजन से हुआ है। सबसे ज्यादा उसके पीछे जो बड़ा रीजन है एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो का, वो कौन सा है। डोडो का एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है। पॉल्यूशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ पिग है, हंटिंग है या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पिग्स। जैसा कि आपने अगर इवोल्यूशन में भी पढ़ा हो तो पिग्स की जब स्पीशीज आना शुरू हुई धरती पर तो उनके वजह से डोडो का एक्सटिंक्शन हो गया था, और डोडो का एक्सटिंक्शन होने के पीछे पिग्स का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपके पास समझने के लिए बस यही था कि पिग का जो इंट्रोडक्शन है वो डोडो के एक्सटिंक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स ICMR के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं 8 जुलाई को, उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अब जो टाइम बचा हुआ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, अपने रिविजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। जो नया टॉपिक है उसको बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन का टाइम है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 10 to 12 डेज का टाइम है आपके पास। 10-12 दिनों में आपको बस अपने रिविजन और कॉन्सेप्ट को जो भी आपने क्लियर किया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसको शार्पन करने का टाइम है, और यहाँ पर नया चीज़ पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप बस ICMR के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहिए और ICMR का एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से क्वालिफाई करिए, और फिर उसके बाद हम CSIR और गेट एग्जामिनेशन के आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो आपके साथ बस यही तक हमारा साथ था, और आई होप कि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब सेशन को एंड कर देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड wishing you all the best. Take care. Bye bye. Thank you so much. Namaskar.